Good morning student. In last video lecture we will discuss about chapter 4 chemical chemistry, zero order and first order reactions, integrated equations for rate constant, and also explain half life period and draw graph. Today we will discuss about Arrhenius equation. ठीक है ना स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट, देखिए एक छोटी सी इक्वेशन आपको याद रखनी है कि आर्हेनियस ने, जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक इक्वेशन दी है कि k जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के। ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, यहाँ आर्हेनियस इक्वेशन क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, इन सब बातों पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। होता क्या है स्टूडेंट, जैसे अभी तक जो अपन डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर के बारे में, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर को वेरी कर दिया जाए, क्या टेम्परेचर के चेंजेस कर दिया जाए, तो क्या टेम्परेचर चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर किसी तरह का कोई डिफेक्ट होगा, किसी तरह का कोई इफेक्ट होगा, उसके लिए बताने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है, आर्हेनियस है। और उन्होंने एक इक्वेशन दी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद कि के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ अपन थोड़ा सा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो k इक्वस टू के की पावर k जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी की। यहाँ अपन क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है और कांस्टेंट आएगा यहाँ पर a, जिसे अपन आर्हेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सबसे पहली बात, ठीक है। चलिए अब यहाँ अपन को क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या के जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ए जो है यहाँ पर कांस्टेंट है जिसे आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो ई ए है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है। आर जो है यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, इसको अपन रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। टी जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आप लोगों को पता चली। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अगर अपन लॉगरिथम करते हैं, तो जब अपन इसका लॉग लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ln के, ठीक है, इक्वल्स टू ln a, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी को क्या लेते हैं, थोड़ा पहले ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, और देन उसके बाद ये लॉग ln ई हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ अब ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में आपने क्या किया है, लॉगरिथम लिया है इस इक्वेशन के बोथ साइड में। जैसे ही आप इस इक्वेशन के अंदर लॉग लेते हैं तो यहाँ पर ये है ln ई। आपको याद रखना है कि ln e की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ln e की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आप क्या मान सकते हो, छोड़ सकते हो इसको, तो ये क्या बन जाएगा, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ तक का क्लियर हुआ है। देन उसके बाद अब यहाँ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा ये याद रखना है कि ये जो ln है नेचुरल लॉग, इसको आप क्या कर रहे हो, log 10 बेस पर ले रहे हो। तो जैसे ही log 10 बेस पे लोगे तो यहाँ पर log k इक्वल्स टू, ये जो है ये जैसे मैंने लिख दिया log a, यहाँ पर माइनस ई ए अपॉन 2.303, और ये r, और यहाँ पर ये t। अच्छा, ये जो t है, इस t को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट लगा करके अलग सेपरेट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करो, भाई ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करो, थोड़ा सा बाद में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा log k इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r 1t, और ये हो जाएगा प्लस ln या log a।
ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अगर अपन देखते हैं तो ये y इक्वल्स टू क्या हो सकती है, mx प्लस सी, है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे अपन यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छा एक और बात देखिए, यहाँ ये जो m है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। तो ये जो स्लोप है स्टूडेंट्स देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू ये क्या रिप्रेजेंट करती है, m को रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो है t वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ अपन लेते हैं log के और ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा और इसकी जो स्लोप होगी वो क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी इसकी माइनस EA अपॉन 2.303 R और यहाँ पर क्या ले लोगे आप 1 अपॉन T, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके लिए, आर्हेनियस इक्वेशन के लिए, है ना। सिंपल सी बात, मैं आप लोगों से एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, आर्हेनियस इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे रिलेटेड या तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, उसे लिखिए, ठीक है। देन उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइव कीजिए, ठीक है। तीसरा एक इसमें ये हो सकता है कि आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू जो ग्राफ बनता है उससे प्लॉट कीजिए। एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, जो इसका इक्वेशन निकल के आएगी, उस इक्वेशन के ऊपर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। और हर टाइम हर एग्जाम्स के अंदर ये इस आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो IIT JEE लेवल हो या नीट वगैरह हो या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, हमेशा आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं एग्जाम्स क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन उसके बाद आगे जो है अपन डिस्क्राइब करते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसमें किस तरह की जो है इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे और कैसे जो है इसकी इससे जो है एक इक्वेशन निकल के आएगी। यस स्टूडेंट्स, देखिए एक बार वापस फिर से अपन क्या करते हैं, इसी रिएक्शन के ऊपर कंसिडरेट करते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन देख रहे हैं। एक बार फिर से अपन क्या करते हैं, इसका log लेते हैं, तो ln के और ये ln a, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन RT और ये क्या हो जाएगा ln E। यहाँ तक का तो आपको क्लियर था पहले से, है ना। अब ये जो ln a है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ होता क्या है, मैंने आप लोगों से कहा था इक्वेशन शुरू करने से पहले कि ये जो आर्हेनियस है, आर्हेनियस ने एक रिलेशन दिया था, किसके बीच में दिया था, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। तो अपन को क्या देखना है, रेट कांस्टेंट और क्या देखना है, टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनसे क्या इक्वेशन निकल के आती है, उनको अपन कंपेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कोई 2 रिएक्शंस को आपको देखना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे आपके पास कोई 2 रिएक्शन है और उस रिएक्शन में मान लीजिए पहली कोई रिएक्शन है, उसके लिए कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा और उसके लिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। देन उसके बाद उसी तरह से ln K2, यानी कि इक्वेशन सेकंड के लिए, रिएक्शन सेकंड के लिए आप क्या देख रहे हो, रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू ln A। ln A जो है वो ऐसा ही बना रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और आर्हेनियस कांस्टेंट है, माइनस EA अपॉन RT2, ठीक है। इसको नाम दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को आपको इक्वेशन 2 में से घटाना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया ln K2 माइनस ln K1 इक्वल्स टू, ठीक है ना। देन उसके बाद ये इक्वेशन ln A माइनस, इसको आपने इसमें ले लिया, माइनस EA अपॉन RT2, ठीक है, माइनस ln A माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है ना, ये इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स,
अगर अपन यहाँ बात करते हैं ln K2 माइनस ln K1, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर log A माइनस log B होता है तो उसे अपन log A अपॉन B लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को याद रखते हुए आपको क्या करना है, ln K2 अपॉन K1, ठीक है। देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ln A माइनस EA अपॉन RT2, ठीक है। अब यहाँ क्या है, माइनस। अब जब यहाँ माइनस है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ln A प्लस EA अपॉन RT1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा एक और बात, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अपन क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और उसको क्या करते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। तो अब यहाँ अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ थोड़ा इस तरह से वापस अरेंज कर रहे हैं, ln K2 अपॉन K1 इक्वस टू, यहाँ पर अपन ने लिखा EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2, ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इनमें से अगर अपन ये करें कि जैसे सबसे पहले आप जो है थोड़ा सा कॉमन और करने की कोशिश, थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा EA अपॉन R और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया। अब देन उसके बाद ये क्या चल रहा है, ln नेचुरल लॉग, इसको आपको क्या करना है, log 10 बेस में, log 10 बेस में करोगे तो क्या हो जाएगा, K2 अपॉन K1, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 R और ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखते हुए अगर ये इक्वेशन आप लोगों को याद है तो समझ जाइए कि एक्टिवेशन एनर्जी या आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे ना, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको दो तरह के टेम्परेचर दे सकते हैं, T1 T2, ठीक है, और आपको दो कांस्टेंट दे सकते हैं, रेट कांस्टेंट है ना, और एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वैल्यूज़ फिक्स है और ये वैल्यूज़ जो है आपको क्वेश्चन में दे सकता है। अब यानी कि आपके पास 4 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये कांस्टेंट होती है, ये वैल्यूज़ फिक्स है ना। अब इनमें से अगर आपको कोई 3 वैल्यूज़ दे दें और एक वैल्यू आपसे पूछ ले तो आप आसानी से जो है उसका सॉल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको याद रखनी है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, आर्हेनियस इक्वेशन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से अपन ने इसको डिराइव किया है। देखिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन जानते हैं कि ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल का साइन लेके आ गए तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लग जाएगा a और ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब देन उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर log लिया है, जैसे अपन यहाँ पर log लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे, अपन ने क्या किया था, इससे पहले वाली रिएक्शन के अंदर तो ग्राफ प्लॉट कर दिया था। देन उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर आप क्या देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि जो कांस्टेंट है और जो टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये किस तरह से रिएक्शन की रेट को एक दूसरे से वेरी कर सकते हैं, किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो रेट कांस्टेंट पर पड़ सकता है, उसके लिए, ठीक है ना। तो अपन यहाँ क्या किया, दो रिएक्शन को अपन ये जानना चाहते हैं अगर कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई दो केमिकल रिएक्शन को अपन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई दो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन होगी उसके लिए ये जो रिएक्शन आएगी वो इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन कि अगर अपन इसका log लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ln K1 इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT, ठीक है ना। ln E जो था वो अपन ने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने 1। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अगर रिएक्शन नंबर 1 की, तो यहाँ पर रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, उसके लिए क्या लिखा जाएगा, K1, और इसी तरह से जो टेम्परेचर होगा उसके लिए क्या लिखा जाएगा, T2,
T1 लिखा जाएगा। फिर आपने क्या किया है, सेकंड रिएक्शन के ऊपर फॉलो किया तो सेम रिएक्शन यहाँ पर भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगी सेकंड। अब उसको आपने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो जैसे ही आपने इसको सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln k2 माइनस ln k1, ठीक है ना। सबसे पहले आप एरो के इस साइड वाले को माइनस कर रहे हो, ln k2 माइनस ln k1 इक्वल्स टू, देन उसके बाद ये जो पूरी टर्म है, अच्छा ये पूरी टर्म है, पहले इस पूरी टर्म को लिख देंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, इसलिए ln a माइनस ई ए अपॉन आर t2 हो जाएगा, माइनस ln a अपॉन ई ए अपॉन आर t1 हो जाएगा। थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ln k2 और ये क्या है ln k1। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था यहाँ पर कि अगर log a माइनस log b हो तो उसे अपन log a अपॉन log b भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, k2 माइनस k1 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये ln यहाँ से आया माइनस ई ए अपॉन आर t2, इसको सोल्व करने पे ही आया। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो माइनस हुआ। देन उसके बाद अगर बाहर माइनस का है तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ln हो गया। और देन उसके बाद यहाँ पर माइनस का था तो प्लस का हो गया ई ए अपॉन आर t1, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हो अगर ये एक ln a प्लस का है, एक ln a जो है वो माइनस का है, तो इन दोनों को क्या कर दोगे, कट कर दोगे। यहाँ पर ई ए अपॉन आर t2 जो है वो माइनस का है और ई ए अपॉन आर t1 जो है वो प्लस का है। तो अब आपने क्या किया, थोड़ा सा ये किया कि प्लस वाले को पहले लिखना है और माइनस वाले को बाद में लिखना है। तो प्लस वाले को पहले लिख दिया आपने, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ई ए कॉमन है, ई ए कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, तो ये अपन ने बाहर ले लिया और t1 माइनस t2 हो गया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ये जो नेचुरल लॉग है इस नेचुरल लॉग को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, log 10 बेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और इस तरह से ये इक्वेशन को कंप्लीट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इसे लिखिए, याद कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ये जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप अच्छे जो है मार्क्स पाना चाहते हैं या अगर आप जैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, तो कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये जो लास्ट एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं, जैसे ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी जो है आपका CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे अपन सॉल्व करते हैं, द रेट ऑफ मोस्ट रिएक्शंस बिकम डबल व्हेन देयर इज रेज टू फ्रॉम 398 केल्विन टू 308 केल्विन टेम्परेचर। यानी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, रेट जो है वो जस्ट डबल हो रही है। यानी अगर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो डबल हो जाती है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि अगर अपन बात करते हैं कि log k2 अपॉन k1 जो है वो कितना है, 2 है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, log 2 बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यूज़ क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA जो है आपको फाइंड करना है। R की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 3.14, 8.3.14 दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर आपको 2 दे रखे हैं। अगर अपन T1 की बात करते हैं तो वो कितना है, T1 है आपका 298 केल्विन, और अगर अपन T2 की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 308। सिंपल सी चीज़ है। अब कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ रखनी है फॉर्मूले के अंदर। अपन जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा log k2 अपॉन log k1 इक्वस टू क्या होता है, ये होता है EA अपॉन ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.303 और यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ T, और देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अपन ये कह सकते हैं T1 माइनस T2, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए LCM लेंगे, और जब इसका LCM लेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएगी ये T2 T1 अपॉन T1 माइनस T2, ये वैल्यूज़ आ जाएगी इसकी, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ पर T2 माइनस T1 अपॉन
T1 T2। यानी अगर अपन चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, तो अपन ने क्या कर दिया, इसको यहाँ से एक बार हटा दिया और इसको बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगर अपन देखते हैं यहाँ आगे इसमें कंटिन्यू में, तो कंटिन्यू में अगर अपन देखेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, EA फाइंड करना है और ये सारी वैल्यूज़ अपन को लिखनी है। तो ये सारी वैल्यूज़ अपन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये log K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा आपका log 2, ठीक है। देन उसके बाद EA को आपने ऐसा ही रहने दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे 2.303, ठीक है, इनटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8.314, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर अगर अपन देखते हैं, चलो यहीं पर लिख लेते हैं इसको, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 और T2, T1 और T2, T1 कितना है यहाँ पर, T1 है आपका 298, ठीक है ना। T1 कितना है 298 और T2 कितना है आपका 308, ठीक है। और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे T2 माइनस T1, यानी कि आपने क्या दिया 308 माइनस कितना है यहाँ पर 298, बस सिंपल सा है। बस यहाँ पर आपको क्या करनी है, फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज़ है अपने पास उनको पुट करना है। उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देन उसके बाद इसी तरह से अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स कि अगर अपने पास एक और क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंग फॉर ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स आर गिवन, है ना। यानी कि आपको K1 और K2 की 2 वैल्यूज़ दे रखी है जो कि 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर है। EA जो है आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको R की वैल्यू दे रखी है और log 11 की वैल्यू दे रखी है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये EA अपॉन 2.303 और ये हो जाएगा R, ठीक है। और देन उसके बाद T की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, ये सारा लिखेंगे T2 माइनस T1 अपॉन T1 और T2। ये सारी ये जो है ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका log ऊपर वाला जो K2 है इसकी वैल्यू क्या है, ये है 2.39 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन यहाँ पर ये क्या वैल्यू हो जाएगी 2.15 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। देन इसके बाद इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया ये EA अपॉन ये हो जाएगा आपका 2.303 और R की वैल्यू क्या दे रखी है, R की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 8.314, ये हो गया 8.314, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर T2 T1 लिख देंगे। यहाँ पर ऊपर जब अपन लिखेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, T2 की वैल्यू यानी कि ये वाला टेम्परेचर, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 700 माइनस 650 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 700 इंटू 650। सिंपल ये कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जैसे यहाँ पर अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे ये कितना है 2.39 और ये कितना है 2.15, डिवाइड करते हैं तो सीधी सी बात है करीब कम से कम एक बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर मान लीजिए आपने क्या किया इसको 1 टाइम भी नहीं जा पाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 0.1 के आसपास जो है यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने डिवाइड करने के बाद मान लीजिए 0.1 के आसपास वैल्यूज़ आ जाती है। अब 1 चलता जाएगा आगे इसके अंदर 0.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो पावर है अगर ये ऊपर जाती है 10 की पावर माइनस 8 है, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 8 हो जाएगी और प्लस 8 में से माइनस 8 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये जो है ये आंसर यानी कि ये जो वैल्यूज़ होगी वो करीब 1.11, यानी इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.1, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है 11.1। तो इसका मीन्स ये है स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है वो यही आने वाला है। तो अपन को थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि यही log की वैल्यू है, बाकी इसके अलावा तो कहीं log की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए अपन को क्या करना है, ये जो है इसको आपको क्या मान सकना है, आप चाहें तो इसको लिखें, ना तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट log 11.1 भी लिख सकते हैं एक्टिवेशन के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यही एक जगह है जहाँ पर कि log की वैल्यू है, बाकी कहीं पर
वो का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देन उसके बाद अपन इसको आगे जो है कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यही मेथड रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, बस यही जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेस आप लोगों के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो बनने वाले हैं। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग करने की कोशिश करें, क्योंकि हमेशा केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स में सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल के अंदर तो आपके एनसीईआरटी से ही उठा लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहें। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है स्टूडेंट्स अपना, जो कि पूरा थ्योरेटिकल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछे भी जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। कॉलिजन थ्योरी, देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कॉलिजन थ्योरी के अंदर। सबसे पहली बात, आप लोग जानते हो कि अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब भी अपन पढ़ेंगे तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपन ये कहते हैं कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उनके क्या होती है, कंटिन्यूसली कॉलिजन्स होते हैं, उनके अंदर वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से टकराते हैं। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तभी क्या होता है, वहाँ पर किसी ना किसी तरह की केमिकल रिएक्शंस भी देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब अपन बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी की, तो कॉलिजन थ्योरी जो बेस दी गई है मेनली जो है ये गैसेस जो रिएक्शंस होती है, जो रिएक्शंस गैसेस होती है उन गैसेस रिएक्शन के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गैसेस फेज के अंदर जो रिएक्शंस होती है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और देन उसके बाद एक बात और आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये कॉलिजन थ्योरी के अंदर सिंपल सी बात ये है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं। टकराने से क्या होगा, उनके अंदर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन यानी इफेक्टिव होगी। अच्छा जो है उसके अंदर रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने से क्या होगा, उनके अंदर किसी ना किसी तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो कॉलिजन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर 100 जो है पार्टिकल्स डाल दिए हैं किसके, रिएक्टेंट के, और वो 100 ही पार्टिकल्स मान लीजिए क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कॉलिजन्स करते हैं क्या, लेकिन वो 100 ही जो कॉलिजन्स होंगे, कोलाइड होंगे, क्या वो इफ़ेक्टिव होंगे? नहीं, कुछ इफ़ेक्टिव होंगे और कुछ इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। यानी कि ये है कि कॉलिजन थ्योरी जो है वो दी गई है किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, कि किस तरह से आप रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ये याद रखना है कॉलिजन थ्योरी जो है वो कॉलिजन्स यानी कि उसके टकराने के ऊपर दी गई है। दूसरी बात ये है कि कोलाइड जो होते हैं यानी कि ये जो कॉलिजन्स हो रहे हैं उनका टेम्परेचर पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वो आपस में ज़्यादा टकराने लग जाते हैं। जब वो ज़्यादा स्टूडेंट्स आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, उनके अंदर इफेक्टिव जो कोलाइड्स होंगे उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती चली जाएगी। एक थोड़ी सी कुछ बात आपको ये याद रखनी है कि जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर ये आता है कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, कहीं पर भी कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है तो उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहलाती है। एक बात ये, एक होती है स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इस एक्टिवेशन एनर्जी को अपन क्या कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसको अपन क्या करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है, इसके अंदर क्या हो रहा है, मान लीजिए ये जो A+B है रिएक्टेंट, ये रिएक्ट होते हैं और इस तरह से ये प्रोडक्ट में बनना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर C+D यानी कि प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या है, एनर्जी है, यहाँ से यहाँ एनर्जी है, तो अब यहाँ पर एनर्जी का एक लेवल था, है ना। यहाँ पर ये रिएक्टेंट थे लेकिन ये रिएक्टेंट को आपस में मिला भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक एनर्जी की एक
फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे नहीं मिल रही है, उतनी देर में ये एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। जब एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक बात आपको याद रखनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी, यही जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये हो गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो अपन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की चाहिए होती है, वही क्या कहलाएगी, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। एक और थोड़ी सी बात यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि ये जो पोजीशन होती है स्टूडेंट्स, जहाँ पर क्या होता है, जो ए और बी हैं, इन ए और बी के अंदर क्या होता है, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं उनका ब्रेकडाउन होना शुरू होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्टेट होती है स्टूडेंट्स, इस स्टेट को अपन क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। ये कहलाती है इंटरमीडिएट स्टेट, है ना, इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में आपको ये याद रखना है कि इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए स्टेबल होती है, और जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इंटरमीडिएट स्टेट आने के बाद वो फटाफट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये कुछ बातें हैं जो कि इसके बारे में अपन को याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और स्टूडेंट्स अगर इसके बारे में अगर अपन बात करना चाहते हैं तो एक होता है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, ये एनर्जी बैरियर क्या होता है? अगर अपन एनर्जी बैरियर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यही जो एक्टिवेशन एनर्जी है वही क्या कहलाती है, इसकी एनर्जी बैरियर भी कहलाएगी एक तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो जितनी एनर्जी इसे नहीं मिलेगी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक इसे एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो क्या नहीं हो पाएगी, रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं हो पाएगी, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये क्या कहलाती है, एनर्जी बैरियर कहलाता है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी ही एक तरह की एनर्जी बैरियर है कि जब तक ये एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक होता है स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 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 का मीन्स क्या होता है, ये भी रिएक्शन की रेट को जो है किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करने की या किसी ना किसी तरह से जो है इफेक्ट करने की कोशिश करता है। ओरिएंटेशन के अंदर स्टूडेंट्स ये होता है ओरिएंटेशन के स्टूडेंट को ओरिएंटेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ये होगा कि आप लोग जानते हो कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, 3D होते हैं। उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्या होता है, किसी न किसी तरह से उनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर अपन बात करें कि अगर आपके पास CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन अगर आप OH से कराते हो, OH नेगेटिव से, तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये मेथनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये रिएक्शन कब होगी, जब एक फिक्स अरेंजमेंट के अंदर ओरिएंटेशन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन है और इस कार्बन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ये Br यानी कि जो है Br भी इसके अंदर प्रेजेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग जानते हो कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा तो ये क्या शो करेगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर ये इस तरह से रिएक्ट करता है कि जहाँ से Br लगा हुआ है बिल्कुल उसी से साइड से अगर क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि प्रोडक्ट जो होगा उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, नो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बट यहाँ से क्या कर दिया जाए, अगर ये दोनों इस तरह से बिहेव करते हैं कि यहाँ पर जैसे ये इस तरह से हो जाए H H H, और यहाँ पर जैसे डैश डैश करके आपने Br बता दिया, यहाँ पर डैश डैश करके आपने OH बता दिया। अब स्टूडेंट्स अगर अपन इसमें बात करते हैं तो यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस साइड में Br लगा हुआ है जस्ट उसके अपोजिट साइड के अंदर कौन अटैक कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है एक इंटरमीडिएट, ये बन जाएगा आपका एक इंटरमीडिएट बन जाता है। और अगर ये इंटरमीडिएट बनता है और इस तरह से इस ओरिएंटेशन के अंदर अगर रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन हो जाएगी और क्या बना लेगा, CH3Br बना ले, सॉरी CH3OH यानी मेथनॉल बना लेगा,
ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू आपके इसमें अंदर बताया हुआ है बुक के अंदर कि किस तरह से ओरिएंटेशन भी जो है वो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट कर सकता है, क्या रिएक्शन होगी, प्रोसीड होगी या नहीं होगी, इनके बारे में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर आप लोगों को जो मैंने टर्म्स बताई हैं ये सब सारी टर्म्स जो हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अंदर पूरा जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस उसी चीज़ को बार बार घुमा घुमा के आपको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना जो है अपने सब कुछ पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, और जो है आपके एक्टिवेशन एनर्जी वाले हों, चाहे वो आपके आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड हों, उनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाने